और परेड कमांडर सलामी गार्ड के निरीक्षण के लिए अनुरोध करने के लिए आते हुए उनके अनुरोध को स्वीकार करते हुए माननीय मुख्यमंत्री महोदय सलामी गार्ड के निरीक्षण के लिए इस बहुत ही साफ सुथरी सजी धजी जीप, जिसको के रोमिल सिंह हेड कांस्टेबल बहुत ही लयबद्ध तरीके से चलाएंगे, उस पर सवार होते हुए मेरी विनती है आप तालियां बजाते रहिए। जहां जहां से भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय अभिवादन के लिए आपका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं, हम सबकी तरफ से नमस्कार है सर आपको। तालियां बजाइए आप, आपकी तालियां बजती रहनी चाहिए, बजती रहनी चाहिए और बजती रहनी चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने अपने कर्मों से इस देश की आन बान आया है। तिरंगा जिसको फहराने को माताओं के सपूत, अनेकों बहनों के भाई और अनेकों सुहागिनों के सुहाग कुर्बान हुए, तब जाकर ये तिरंगा फहराने का हमें सौभाग्य मिला है। वो तिरंगा जो इस देश की आन बान और शान है, जिस तिरंगे के तीन रंग अपने अपने जो खासियत रखते हैं, केसरिया शौर्य, साहस और तपस्या, त्याग का प्रतीक, श्वेत शांति और प्रगति का प्रतीक, हरा रंग समृद्धि और खुशहाली का प्रतीक, और उसके बीच में अशोक के सारनाथ स्थित स्तंभ की जो कंगनी है, उसके 24 पंखुड़ियों का ये चक्र जो सतत सेवा करने की भावना देता रहता है, सतत हमेशा ये संदेश कि हमें कार्य करते रहना है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय अपने सामीप्य से इन टुकड़ियों को उत्साह देते हुए, प्रेरणा देते हुए, जो गुज़िश्ता 15-20 दिन से लगातार बावजूद विपरीत मौसम के, बावजूद विपरीत परिस्थितियों के, जिन्होंने बहुत मेहनत की है, वो अपनी तैयारी को यहां प्रदर्शित करने जा रहे हैं। आपकी तालियां बज जाएं। ये टुकड़ी बहुत ही आकर्षक और पारंपरिक वेशभूषा में विभिन्न अवसरों पर अपने उपस्थिति का बहुत ही शानदार प्रदर्शन करते हैं और अपने बीच माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री मनोहर लाल जी को पाकर बहुत ही प्रफुल्लित और हर्षित हैं। मौसम की और कोविड की विपरीत परिस्थितियों की चुनौतियों को स्वीकार करते हुए ये तैयारियां बहुत मुकम्मल हैं। इस संकल्प के साथ कि मौसमों से यूं नहीं घबराइए, जिंदगी का गीत गाते जाइए, एक दिन मंजिल मिलेगी आपको, हर तरह आगे। हेलो माइक चेक, हेलो 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 माइक चेक, हेलो हेलो माइक चेक, हेलो। अपनी सेवाएं दे रहे हैं, जिसमें कहा गया है कि प्रयास प्रगति के अनुसार पहियों पर हरियाणा प्रदेश के रथ को बहुत तीव्र गति से सही दिशा में ले जाते हुए माननीय मुख्यमंत्री महोदय जिनको दो गंगा गाय गीत और गायत्री संस्कार मिले हैं, उन संस्कारों के अक्षुण्ण रखने का जिनका हमेशा प्रयास रहता है, ऐसे ये तस्वीरें आप देख रहे हैं अंबाला से, जहां पर गणतंत्र दिवस समारोह की ये तस्वीरें सूबे के मुखिया सीएम मनोहर लाल ने सबसे पहले ध्वजारोहण किया और ये सीधा तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं अंबाला से। कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। पूरा देश और तमाम राज्य गणतंत्र दिवस के उत्साह में सराबोर हैं और ऐसे में ये तस्वीरें आप देख रहे हैं अंबाला से, जहां पर सीएम मनोहर लाल अंबाला में उन्होंने सबसे पहले ध्वजारोहण किया
और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए तस्वीरें सीएम मनोहर लाल की। पूरा देश आज 73वां गणतंत्र दिवस मना रहा है और हर राज्य से इस तरह की तस्वीरें आ रही हैं। खासतौर पर ये अंबाला से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, हरियाणा के अंबाला से, जहां पर सीएम मनोहर लाल ने ध्वजारोहण किया। और ये दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमर ज्योति पर तमाम शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए, उन्हें नमन करते हुए। तो ये दो तस्वीरें आप देख रहे हैं। पहली तस्वीर सूबे के मुखिया मनोहर लाल की और दूसरी तस्वीर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जो अमर ज्योति को, जो प्रतीक है देश के शहीदों की, देश के जवानों के शौर्य की, उसको नमन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मैं स्वतंत्रता सेनानियों व उनके परिजनों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज अंबाला की इस वीर भूमि पर तिरंगा फहराना मेरे लिए गर्व और गौरव का विषय है। देश पर मर मिटने वाले शहीदों के खून से पवित्र हुई इस भूमि को मैं शत शत नमन करता हूं। यहां से उठी चिंगारी ने न केवल प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का रूप धारण कर भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत किया, बल्कि आगे चल करके ऐसा विशाल जन आंदोलन खड़ा कर दिया जिसके बलबूते हम 1947 में ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने में सफल रहे। अंबाला की इस वीर भूमि पर प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के अमर शहीदों की याद में एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का भव्य शहीदी स्मारक बनाया जा रहा है। अंबाला 1857 को क्रांति के इतिहास में दर्ज है और आज के इस वैज्ञानिक युग में भी अपने वैज्ञानिक उपकरणों के उत्पादन के लिए भी अपनी एक विशेष पहचान बनाए हुए है। महाभारत की अंबालिका की बात हो, कभी यहां बड़े पैमाने पर रहे आमों के बाग की बात हो, या नौरंगाय तालाब की बात हो जहां विष्णु जी वामन अवतार में विराजे हैं, या फिर माता अंबिका के स्थान की बात हो, अंबाला की अपनी पहचान और अपनी कहानियां हैं। गणतंत्र दिवस के इस पावन पर्व के साथ आजादी के आंदोलन में त्याग, तप और बलिदान की अनेक यादें जुड़ी हैं। मैं आजादी के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर करने वाले ज्ञात अज्ञात शहीदों को नमन करता हूं। साथ ही मैं उन वीर जवानों को सलाम करता हूं जिन्होंने देश की एकता व अखंडता के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। ऐसे वीरों की स्तुति करते हुए राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर ने कहा है, जिनकी चढ़ती हुई जवानी खोज रही अपनी कुर्बानी, जिनकी चढ़ती हुई जवानी खोज रही अपनी कुर्बानी, जलन एक जिनकी अभिलाषा, मरण एक जिनका त्योहार, नमन मेरा मेरा शतबार। साथियों, 26 जनवरी 1950 का वह दिन जब भारत का संविधान लागू हुआ, उस दिन केवल भारत का संविधान लागू नहीं हुआ था, बल्कि हमने उसे अंगीकार और आत्मसात किया था, जिसके परिणाम स्वरूप भारतवर्ष को विश्व का सबसे बड़ा गणतंत्र बनने का गौरव प्राप्त हुआ। इस अवसर पर मैं संविधान शिल्पी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर समेत संविधान सभा के सभी सदस्यों को नमन करता हूं। संविधान को बनाने में 2 साल 11 महीने लगे थे, लेकिन हमें संविधान को लाने में 200 साल लगे थे। इन 200 सालों में हमने बहुत कुछ देखा था, बहुत कुछ जाना था, समझा था, तब जाकर संविधान सामने आया था। भारत का संविधान केवल शब्दों में नहीं लिखा गया, बल्कि हमारी सोच को दुनिया के नक्शे पर लिखा गया था। भारत में संविधान है, केवल ऐसा नहीं है, बल्कि संविधान में भारत बसता है। हमारा संविधान हर एक भारतीय की आत्मा की आवाज है। अंग्रेज जब भारत को छोड़कर जा रहे थे, तब उन्हें शंका थी कि भारत रहेगा या नहीं। गणतंत्र के रूप में पिछले 70 सालों में हमने केवल अपने आप को स्थापित ही नहीं किया, बल्कि दुनिया को भी बताया है कि गणतंत्र कैसा होता है।
भारत में गणतंत्र केवल व्यवस्था और सोच में ही नहीं बल्कि हमारे खून में भी है। हरियाणा गीता की धरती है। कर्मण्येवाधिकारस्ते हमारा मूल मंत्र है। खेती हमारा कर्म, देशभक्ति और राष्ट्र सेवा हमारा धर्म और खेल हमारा जनून है। और आज यही जनून दिल्ली में राजपथ पर दिखाई दे रहा है। जब हरियाणा की झांकी 26 जनवरी की परेड में शामिल है, मैं उसकी भी आप सभी को बधाई देता हूं। हमारे लिए गणतंत्र के मायने केवल कागजों तक या व्यवस्था तक नहीं है। गणतंत्र वो है जिसे जनता महसूस कर सके और जिसमें न केवल उसके लिए काम हो बल्कि उसकी भागीदारी भी हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गणतंत्र की इसी भावना के अनुरूप सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास ये मूल मंत्र दिया है। उनके इस मूल मंत्र पर चलते हुए गत 7.25 सालों में हमने एक एक पल प्रदेश की बेहतरी के लिए लगाया है। हरियाणवी एक के भाव से हर क्षेत्र और हर वर्ग का विकास किया है। भाइयों बहनों, आज हम जब आजादी का अमृत उत्सव मना रहे हैं तो हमें इस बात का विश्लेषण करने की आवश्यकता है कि स्वतंत्रता के 75 वर्ष और गणतंत्र के 72 वर्ष के इस कालखंड में हमने क्या हासिल किया है। निसंदेह आजादी के बाद राष्ट्र ने उल्लेखनीय प्रगति की है, परंतु इस दौरान कई ऐसे अनसुलझे मुद्दे रह गए जो समय बीतने के साथ साथ राजनीतिक इच्छा शक्ति के अभाव में नासूर बनते चले गए। अंततः वर्ष 2014 में श्री नरेंद्र मोदी जी के नए संकल्प और मजबूत इरादों के साथ प्रधान सेवक के रूप में राष्ट्र सेवा का दायित्व ग्रहण किया। प्रधानमंत्री जी ने कई ऐतिहासिक फैसले लेकर न केवल ऐतिहासिक गलतियों को सुधारने का काम किया बल्कि इससे दुनिया भर में भारत का गौरव और प्रतिष्ठा भी बढ़ी है। प्रधानमंत्री जी ने अमर स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की पहल की है। इस साल नेताजी की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में उन्होंने ये भी निर्णय लिया है कि अब हर साल गणतंत्र दिवस के कार्यक्रमों की शुरुआत 24 जनवरी की अपेक्षा नेताजी के जन्मदिन 23 जनवरी से होगी। प्रधानमंत्री जी ने देश हित में सर्ववंशदानी सिखों के दशम पातशाह श्री गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व पर उनके साहबजादे जोरावर सिंह और फतेह सिंह के शहीदी दिवस 26 दिसंबर को हर वर्ष वीर बाल दिवस के रूप में मनाने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। इससे हमारी नई पीढ़ियों को देशभक्ति की प्रेरणा मिलेगी। देश के पहले प्रधानमंत्री और गृहमंत्री लोकपुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 562 राष्ट्रों का विलय करके राष्ट्र को एकता के सूत्र में पिरोने का असाध्य कार्य किया। हैदराबाद और जूनागढ़ जैसे राष्ट्रों का विलय करवाने के बावजूद जम्मू कश्मीर के मुद्दे को लेकर सरदार पटेल के मन में भी कहीं न कहीं तीस थी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू और कश्मीर से अनुच्छेद 370 में धारा 35(1) को हटाकर कश्मीर से कन्याकुमारी तक उनका अखंड भारत का सपना साकार किया। यह निर्णय कश्मीर घाटी में शहीद हुए हमारे जवानों के साथ साथ देश की अखंडता के लिए शहादत देने वाले डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को भी सच्ची श्रद्धांजलि है। इस निर्णय से एक विधान, एक निशान और एक विधान का उनका सपना साकार हुआ। इससे पहले वर्ष 2016 सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम देकर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया को बता दिया कि भारत कोई सॉफ्ट टारगेट नहीं है। इसी तरह उन्होंने अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर की आधारशिला रखकर करोड़ों देशवासियों की आस्था को मजबूती दी है। नागरिकता संशोधन कानून लाकर अपने ही देश में शरणार्थी का जीवन जी रहे लाखों लोगों को नागरिकता देने का काम किया है। 3 तलाक पर प्रतिबंध लगाने से हमारे मुस्लिम बहनों के जीवन में एक नए बदलाव की शुरुआत हुई है। उन्होंने वन पेंशन की वर्षों पुरानी मांग को पूरा करके वीर सैनिकों का मनोबल बढ़ाया है। हम अपने शहीदों के परिवारों का कर्ज तो नहीं चुका सकते, लेकिन उनके परिजनों की देखभाल करके उनके प्रति अपनी कृतज्ञता अवश्य जता सकते हैं। इसी उद्देश्य से प्रदेश में स्वतंत्रता सेनानियों व उनकी विधवाओं को 25 लाख रुपए मासिक पेंशन दी जाती है। वीर गति को प्राप्त होने वाले सैनिकों व अर्ध सैनिकों के परिवारों को दी जाने वाली एक्स ग्रेशिया ग्रांट
20 लाख रुपए से बढ़ाकर 50 लाख रुपए की गई है। भूतपूर्व सैनिकों और उनकी विधवाओं को दी जाने वाली विभिन्न प्रकार की पेंशनों में बढ़ोतरी की गई है। हमने शहीदों के 345 आश्रितों को सरकारी नौकरियां दी है। इस समय आजादी के 75वें वर्ष में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। आजादी की लड़ाई में हरियाणा का उल्लेखनीय योगदान रहा है। अनेक स्थल इस स्वतंत्रता संग्राम के साक्षी रहे। उन स्थानों पर समारोहों का आयोजन किया जाएगा। इसमें अनेक परिवारों के वीर सपूतों ने कुर्बानियां दी है। महोत्सव के दौरान 15 अगस्त 2023 तक जन भागीदारी के साथ करीब 2000 कार्यक्रम आयोजित करके उन परिवारों को सम्मानित किया जाएगा। मैं प्रदेश की जनता से अपील करता हूं कि आप आजादी का अमृत महोत्सव में किसी न किसी प्रकार से अपनी भागीदारी अवश्य करें। हमारा भारतवर्ष विविधताओं से भरा देश है। इन विविधताओं के बावजूद राष्ट्रीयता और देश प्रेम की भावना हमें एक सूत्र में पिरोए हुए है। यही हमारे गणतंत्र की मूल भावना है। समान विकास की दिशा में पूरे प्रदेश में बड़ी बड़ी परियोजनाएं ये हमने स्थापित की हैं। हर जिले की परियोजनाओं की सूची तो बहुत लंबी है, इसलिए कुछ एक का जिक्र तो देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद यहां पर ध्वजारोहण करते हुए और सलाम करते हुए तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर पूरा देश जहां गणतंत्र दिवस मना रहा है, वहीं देश के राष्ट्रपति ने ध्वजारोहण किया। कुछ ही देर में राजपथ पर परेड शुरू होगी और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की तस्वीरें आप देख रहे हैं। Raised in 1773, the senior-most regiment of the Indian Army. The commandant of the President's bodyguard, Colonel Anup Tiwari. उसकी आवाज बनना ये मेरे लिए सही मायनों में गणतंत्र है। इसलिए हम अंत्योदय परिवार उत्थान योजना लेकर आए और हम उन लोगों के पास गए जिन्हें हमारी जरूरत थी। यह गणतंत्र है। मेरे लिए पहली पंक्ति में खड़ा व्यक्ति जिसे सारी सुविधाओं का लाभ मिल रहा है, उससे ज्यादा जरूरी पंक्ति के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति को लाभ पहुंचाना है, जहां सुविधाएं पहुंचती ही नहीं है। असली गणतंत्र अंतिम का उदय है। मेरे लिए अंत्योदय ही गणतंत्र की असली और सच्ची परिभाषा है और इसी दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। इसके तहत सबसे गरीब परिवारों की पहचान करके उनकी वार्षिक आय कम से कम 1,80,000 रुपए की जाएगी। मार्च 2022 तक 1 लाख परिवारों के उत्थान का लक्ष्य है। इस योजना के पहले चरण में 156 स्थानों पर 292 मेले लगाए गए हैं। इन मेलों में 90,000 से अधिक लोगों ने हिस्सा लिया। हरियाणा कौशल विकास निगम के तहत रोजगार देने में भी इन परिवारों के युवाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। गरीब परिवारों को मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के तहत विभिन्न योजना लाभ उठाने के लिए 6,000 रुपया वार्षिक सहायता दी जा रही है। प्रिय प्रदेशवासियों, सबको सस्ती, सुलभ और आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं मुहैया करवाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। ये गणतंत्र दिवस हम ऐसे समय में मना रहे हैं जब कोविड-19 महामारी की तीसरी लहर चल रही है। इससे निपटने के लिए चिकित्सा, सुरक्षा व समाज सेवा व अन्य क्षेत्रों के अनेक कोरोना वॉरियर्स दिन रात मेहनत कर रहे हैं। मैं उन सबकी लगन व मेहनत को भी नमन करता हूं। हमने गरीब परिवारों को कोविड-19 का इलाज सरकारी व प्राइवेट अस्पतालों में मुफ्त करवाया है। इसका टीका भी सबको मुफ्त लगाया जा रहा है। हर घर दस्तक कार्यक्रम के तहत घर घर जाकर टीकाकरण किया जा रहा है। गत 3 जनवरी से 15 से 18 साल तक की आयु के युवाओं का टीकाकरण भी
चल रहा है। सभी स्वास्थ्य कर्मियों, अग्रिम पंक्ति के कर्मचारियों और अन्य बीमारियों से ग्रस्त 60 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों को बूस्टर डोज भी लगाई जा रही है। इस अवसर पर मैं प्रदेशवासियों से अपील करता हूं कि जिन लोगों ने वैक्सीन की एक डोज ली है वे अपनी दूसरी डोज भी समय से लगवाएं। अपने आसपास रहने वालों को भी इसके लिए प्रेरित करें। हम दवाई के साथ साथ कोविड प्रोटोकॉल का भी कड़ाई से पालन करना है, तभी हम इस महामारी को हराने में सफल हो पाएंगे। आयुष्मान भारत योजना के तहत 27 लाख गरीब परिवारों को 5 लाख रुपए तक का वार्षिक मुफ्त इलाज करवाने की सुविधा ये भी दी गई है। बीपीएल परिवारों के कमाने वाले सदस्य की कोरोना से मृत्यु होने पर 2 लाख की आर्थिक सहायता दी जा रही है। कोविड-19 महामारी के कारण अनाथ हुए बच्चों के पुनर्वास और सहायता के लिए मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना ये शुरू की गई है। इसके तहत प्रति बच्चा 2500 रुपए मासिक ये मदद दी जा रही है। प्रदेश में सभी तरह की सामाजिक सुरक्षा पेंशन 2500 रुपए मासिक दी जा रही है। मेरे लिए गणतंत्र का एक पहलू और भी है, नागरिक का सम्मान कैसे बढ़े। गणतंत्र तो वही है जिसमें लोगों को मांगना न पड़े, फिर हम उन्हें कुछ। गणतंत्र वो नहीं है जिसमें लोगों को कुछ मांगना पड़े और फिर हमें कुछ दे। असली गणतंत्र वह है जिसमें लोगों को मांगना ही ना पड़े, बिना मांगे उन्हें उनका हक मिले। और इसलिए हम परिवार पहचान पत्र लेके आए ताकि लोगों की जरूरत को समझकर उन्हें सुविधाओं और सेवाओं का लाभ दिया जा सके। यदि कोई व्यक्ति वृद्धावस्था पेंशन के लिए निर्धारित आयु पूरी कर लेता है तो उसकी पेंशन अपने आप शुरू हो जाएगी। अब जन्म मृत्यु का डाटा भी ऑटो अपडेट हो जाएगा। सभी सरकारी योजनाओं और सेवाओं को परिवार पहचान पत्र के पोर्टल के साथ जोड़ा जा रहा है। इस वर्ष 611 सरकारी सेवाएं इसके जरिए ऑनलाइन मिलनी शुरू हो जाएंगी। भाइयों बहनों, हमने अपनी भावी पीढ़ी को कौशल व संस्कार युक्त शिक्षा प्रदान करने के लिए नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू की है। ये नीति लागू करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य है। केंद्र सरकार ने इस नीति को 2030 तक लागू करने की अवधि तय की है, लेकिन हम इसे 2025 तक ही पूर्ण रूप से लागू कर देंगे। नई शिक्षा नीति के अनुरूप हमने स्कूल से लेकर विश्वविद्यालय तक की शिक्षा को कौशल के साथ जोड़ा है। प्रदेश में 2 विश्वविद्यालयों में केजी से लेकर पीजी तक की शिक्षा एक ही परिसर में देने की शुरुआत की जा चुकी है। प्राइवेट स्कूलों की तर्ज पर सुविधाएं देने के लिए प्रदेश में 138 नए संस्कृति मॉडल स्कूल खोले गए हैं। धन के अभाव में प्रतिभा दबी न रहे, इसलिए हमने सरकारी स्कूलों के होनहार विद्यार्थियों को सरकारी खर्च पर कोचिंग देने के लिए सुपर 100 कार्यक्रम शुरू किया है। ये गर्व की बात है कि इसके तहत कोचिंग पाने वाले विद्यार्थी जेईई और नीट जैसे राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं में मेरिट में स्थान प्राप्त कर रहे हैं। आउटसोर्सिंग से जुड़ी सेवाओं को में ठेका प्रथा बंद करने के लिए हरियाणा कौशल रोजगार निगम बनाया है। इसके तहत सबसे पहले उन अनुभवी युवाओं को प्राथमिकता दी जा रही है जिनकी सरकारी नौकरी किसी कारण से चली गई थी। निजी क्षेत्रों में प्रदेश के युवाओं के लिए 75% का आरक्षण भी लागू हो गया है। युवाओं को नौकरी के लिए बार बार आवेदन करने व फीस भरने से छुटकारा दिलाने के लिए एकल पंजीकरण की सुविधा शुरू की है। बार बार प्रतियोगी परीक्षा से निजात दिलाने के लिए कॉमन पात्रता परीक्षा का प्रावधान किया गया है। विदेशों में युवाओं को शिक्षा व रोजगार दिलाने एवं निवेश आकर्षित करने के लिए विदेश सहयोग विभाग ये बनाया गया है। विदेशों में शिक्षा तथा रोजगार के अवसर तलाश रहे विद्यार्थियों के निःशुल्क पासपोर्ट बनाए जा रहे हैं। भाइयों बहनों, हमारे युवाओं ने शिक्षा के साथ साथ खेलों में भी बड़ी उपलब्धियां प्राप्त की। टोक्यो ओलंपिक में कुल 7 पदकों में से 3 पदक हरियाणा के खिलाड़ियों ने जीते। हॉकी में कांस्य पदक जीतने वाली टीम में हमारे 2 खिलाड़ी शामिल हैं। महिला हॉकी टीम में तो 9 खिलाड़ी हरियाणा की हैं जिन्होंने अपने दमखम और कौशल से सबका मन जीता है। हरियाणा देश का पहला राज्य है जो पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को सर्वाधिक नगद पुरस्कार राशि देता है। खिलाड़ियों को अपने कैरियर की चिंता न सताए, इसके लिए हमने खेल विभाग में प्रथम श्रेणी तक के 550 पद बनाए हैं। इस नीति के तहत 12 खिलाड़ियों को उप निदेशक
और 36 खिलाड़ियों को कोच लगाया गया है। आज हमारी खेल नीति का दूसरे राज्य भी अनुसरण कर रहे हैं। युवाओं को विश्व स्तरीय प्रशिक्षण देने के लिए प्रदेश में 5 स्पोर्ट्स सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोले जा रहे हैं। प्रिय प्रदेशवासियों, हम महिलाओं की सुरक्षा, स्वास्थ्य और उनके सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध हैं। इस दिशा में हमने पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 50% प्रतिनिधित्व दिया है। महिला सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए पुलिस में महिलाओं की संख्या 15% की जा रही है। मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के परिणाम स्वरूप प्रदेश में लिंगानुपात दर वर्ष 2014 के 871 के मुकाबले अब 914 हो गई है। छात्राओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए 9वीं से 12वीं तक की छात्राओं के लिए छात्रा परिवहन सुरक्षा योजना आरंभ की गई है। इसके अलावा बस अड्डों व बसों में सीसीटीवी कैमरा ये लगाए जा रहे हैं। महिलाओं को स्वस्थ रखने के लिए मुख्यमंत्री दुग्ध उपहार योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना और महिला एवं किशोरी सम्मान योजना जैसी योजनाएं चलाई जा रही हैं। मेरे किसान भाइयों, कृषि हमारी अर्थव्यवस्था का आधार है। इसलिए हम किसान भाइयों का जीवन स्तर ऊंचा उठाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। एमएसपी पर फसल खरीद की बात हो या प्राकृतिक आपदा से फसल सुरक्षा का विषय, सरकार बीज से बाजार तक हर कदम पर किसान के साथ खड़ी है। आज एमएसपी पर 14 फसलों की खरीद करने वाला हरियाणा देश का एकमात्र राज्य है। इसके अलावा हमने गन्ने का भाव भी देश में सर्वाधिक 362 रुपये प्रति क्विंटल दिया है। हमने मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल से फसलों की खरीद को सुविधाजनक बनाया है। इस पोर्टल पर पंजीकरण करवाने वाले किसानों की फसल की खरीद प्राथमिकता के आधार पर की जाती है। पिछले 3 खरीद सीजनों में किसानों को 40,000 करोड़ रुपए से अधिक उनके खातों में सीधा ये डाला गया है। प्राकृतिक आपदा से नुकसान की भरपाई के लिए 21 फसलों को मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना में कवर किया गया है। हाल ही में हमने फल व सब्जियों पर लगने वाली मार्केट फीस खत्म की है। प्रदेश में बागवानी फसलों के संरक्षित मूल्य देने के लिए भावांतर भरपाई योजना चलाई जा रही है। हमने बाजरे के लिए भी भावांतर भरपाई योजना शुरू की है। इसके तहत 600 रुपया प्रति क्विंटल इस वर्ष भावांतर के रूप में दिया गया है। ये योजनाएं लागू करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य है। फल एवं सब्जियों की ग्रेडिंग, भंडारण व मार्केटिंग के लिए 639 एफपीओ से लगभग 85,000 किसानों को जोड़ा गया है। पशुपालन भी हमारी आजीविका का प्रमुख साधन है। इसे बढ़ावा देने के लिए हमने किसान क्रेडिट कार्ड की तर्ज पर पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की है। इसमें लगभग 73,000 पशुपालकों को 918 करोड़ रुपए के ऋण दिए गए हैं। कम पानी की फसलों को बढ़ावा देने के लिए मेरा पानी मेरी विरासत योजना शुरू की गई है। अब इसमें एग्रो फॉरेस्ट्री को भी जोड़ा गया है। कम पानी में अधिकतम सिंचाई के लिए सूक्ष्म सिंचाई योजना, फव्वारा संयंत्र प्रणाली, टपका सिंचाई और भूमिगत पाइपलाइन बिछाने जैसी योजनाओं पर 85% तक सब्सिडी दी जा रही है। ये सब इसलिए किया जा रहा है कि जो पानी की कठिनाई है आने वाली पीढ़ी को वो न हो, इसलिए पानी को बचाना, पानी का दुरुपयोग रोकना और पानी को रीयूज करना, ये हमारी सब प्राथमिकताएं हैं। प्रदेशवासियों, पंचायतें गांव की सरकार है, इसलिए हमने इन्हें निरंतर सशक्त बनाया है। ग्रामीण विकास विभाग की सभी योजनाएं जिला परिषदों को हस्तांतरित की गई हैं। इनमें जिला ग्रामीण विकास एजेंसी मनरेगा, सांसद आदर्श ग्राम योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्रामीण स्वर्ण जयंती खंड उत्थान योजना, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण इत्यादि शामिल हैं। हरियाणा देश का पहला राज्य है जिसने शासन में स्थानीय निकाय संस्थाओं की अधिक भागीदारी करने के लिए अंतर जिला परिषद का गठन किया है। जिला परिषद के अध्यक्ष को डीआरडीए का चेयरमैन बनाया गया है। मतदाताओं को राइट टू रिकॉल दिया है। हमने पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों को पेंशन देकर उनका सम्मान बढ़ाया है। सभी नगर निकायों को शक्तियों के विकेंद्रीकरण के लिए कई कदम उठाए हैं। शहरी निकायों को मजबूत बनाने के लिए हमने मेयर व चेयरमैन का प्रत्यक्ष चुनाव करवाया है। पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों की वित्तीय स्थिति मजबूत करने के लिए संपत्ति के पंजीकरण पर स्टाम्प शुल्क का 2% राजस्व उन्हें प्रदान किया गया है।
एक समय था लोग मांग पत्र लेकर के घूमते थे, गांव में ये काम करवा दो, वह काम करवा दो, लेकिन हम इसके लिए ग्राम दर्शन लेके आए। इसके लिए किसी ने हमें कहा नहीं था, हमने फिर भी कहा कि आपका हक बनता है, गांव का विकास होना चाहिए, इसलिए आपको कहीं जाने, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। मात्र ग्राम दर्शन पोर्टल खोलिए, अपनी समस्या और अपनी मांग उसके अंदर डालिए, आपका काम घर बैठे हो जाएगा। और आज उसी तर्ज पर हम शहर दर्शन लेकर आ रहे हैं। शहर के कामों को करवाने के लिए भी अब आपको कहीं नहीं जाना पड़ेगा। लोग अपने कामों के लिए, सरकारी सेवाओं के लिए आवेदन देते थे, समय पर काम होता नहीं था, सेवाएं मिलती नहीं थी। हमने कहा कि यह गलत है। हम ऑटो अपील सिस्टम लेकर के आए कि अब व्यक्ति आवेदन देकर घर बैठे, अधिकारी की जिम्मेदारी है उसे समय पर काम करके देने की। अगर नहीं दिया तो अपने आप अपील हो जाती है और अधिकारी पर जुर्माना लग जाता है। ग्रामीणों को उनकी संपत्ति का मालिका हक देने के लिए गांव को लाल डोरा मुक्त किया। ये कहीं की मांग नहीं थी, पर जरूरत थी, इसको हमने महसूस किया। इसमें 6309 गांवों को कवर किया जा चुका है। इसी योजना को प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के नाम से पूरे देश में लागू किया गया है। इसी प्रकार शहरी क्षेत्र में 20 साल से ज्यादा समय की दुकानों का हक दिया जाए, ये किसी ने नहीं कहा, बल्कि हमने महसूस किया, इसलिए इसका प्रावधान किया है। ग्रामीण अंचल में जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल से जल योजना के तहत सभी परिवारों को नल से जल उपलब्ध करवाने का लगभग 95% कार्य ये पूरा हो चुका है। गांव में शहरों जैसी सुविधाएं विकसित करने के लिए हरियाणा स्मार्ट ग्राम प्राधिकरण का गठन किया गया है। 10,000 से अधिक आबादी वाले गांव के बहुमुखी विकास के लिए महाग्राम विकास योजना बनाई गई है। तालाबों के सुधार के लिए हरियाणा तालाब व अपशिष्ट जल प्रबंधन प्राधिकरण गठित किया गया है। भाइयों बहनों, बिजली विकास का आधार है। आज प्रदेश में उपभोक्ता को पर्याप्त और गुणवत्तापूर्वक बिजली मिल रही है। मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि हमारा गांव जगमग गांव योजना के तहत प्रदेश के लगभग 77% यानी 5,487 गांव को 24 घंटे बिजली दी जा रही है। और आज से 85 गांव इसके अंदर नए जोड़े जा रहे हैं, जिनको अब 24 घंटे ये बिजली मिलेगी। प्रदेश में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा सौर ऊर्जा नीति 2016 लागू की गई। छत आधारित सौर ऊर्जा परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए घरेलू श्रेणी के लाभार्थियों को 20% से 40% अनुदान दिया जा रहा है। भाइयों बहनों, हम प्रदेश के शहरों कस्बों में आधारभूत संरचना सुदृढ़ बनाने पर विशेष बल दे रहे हैं। बड़े शहरों गुरुग्राम, फरीदाबाद, पंचकुला के विकास के लिए मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी का गठन किया गया है। हमें यह भी गर्व है कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के परिणामों में हरियाणा को स्टेट अवार्ड मिला है। प्रदेश के 13 शहरों को प्रथम पुरस्कार और 49 शहरों को ODF प्लस का ये द्वितीय पुरस्कार ये मिला है। हमारी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में उद्योगों का बड़ा योगदान है। रोजगार सृजन में भी उनकी अहम भूमिका होती है। इसलिए हमने हरियाणा उद्यम रोजगार नीति 2020 लागू की है। इस नीति का लक्ष्य 5 लाख नई नौकरियों का सृजन करना, 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश जुटाना और निर्यात को दोगुना करना है। हमने उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए MSME विभाग का गठन किया है। उद्योगों की कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को कम करने हेतु औद्योगिक प्लाटों के लिए विशेष लीजिंग पॉलिसी ये बनाई है। NCR क्षेत्र को वेयर हाउसिंग एवं लॉजिस्टिक हब के रूप में विकसित किया जा रहा है। हमने कृषि एवं खाद्य संस्करण नीति 2018 के तहत मेगा फूड पार्क और कृषि प्रसंस्करण उद्योग से जुड़ी 200 करोड़ रुपए की कुल 15 परियोजनाओं को मंजूरी दी है। हमारी नीतियों के फलस्वरूप स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम में हरियाणा अग्रणी राज्य के रूप में उभरा है। राज्य में अब तक 4000 से अधिक युवा स्टार्टअप्स का पंजीकरण हो चुका है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि 2024 तक हर हाथ को काम दिया जाएगा और हरियाणा का कोई भी व्यक्ति बेरोजगार नहीं रहेगा। हम अपने 75वें गणतंत्र दिवस तक हरियाणा को बेरोजगार मुक्त बनाएंगे। हमने व्यापारियों की समस्याओं के समाधान के लिए हरियाणा व्यापारी कल्याण बोर्ड का गठन किया है। व्यापारियों के लिए मुख्यमंत्री व्यापारी सामूहिक निजी दुर्घटना बीमा योजना और मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना ये शुरू की जा रही है। मेरा कहने का भाव कि हमने प्रदेश में नई व्यवस्था बनाकर लोगों में नई उम्मीद जगाने का काम किया है। हम नई सोच
नए विजन, कठिन परिश्रम और ईमानदारी से हरियाणा के विकास और ईज ऑफ लिविंग की दिशा में काम कर रहे हैं। मेरे भाइयों बहनों, गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर हमें भी कुछ करना होगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक बार विवेकानंद जी की बात को कोट करते हुए कहा था कि हर देश का एक संदेश होता है। हमने भारत के रूप में दुनिया को गणतंत्र का अपना संदेश दिया है। आइए आज हम अपनी महान सांस्कृतिक परंपराओं और उच्च नैतिक मूल्यों पर चलते हुए राष्ट्र और हरियाणा को स्वच्छ, स्वस्थ और खुशहाल बनाने के लिए एकजुट होकर के काम करने का संकल्प लें। राष्ट्र कवि हरिवंश राय बच्चन की इन पंक्तियों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। कटी बेड़ियां और हथकड़ियां, कटी बेड़ियां और हथकड़ियां, हर्ष मनाओ, मंगल गाओ, किंतु यहां पर लक्ष्य नहीं है, आगे पथ पर पांव बढ़ाओ। आजादी वह मूर्ति नहीं है जो बैठी रहती मंदिर में, आजादी वह मूर्ति नहीं है जो बैठी रहती मंदिर में, उसकी पूजा करनी है तो नक्षत्रों से होड़ लगाओ। हल्का फूल नहीं आजादी, हल्का फूल नहीं आजादी, वह है भारी जिम्मेदारी, उसे उठाने को कंधों के भुजदंडों के बल को तोलो। एक और जंजीर तड़कती है, एक और जंजीर तड़कती है, भारत मां की जय बोलो, भारत मां की जय बोलो। सभी मेरे साथ मिलकर 3 बार बोलें, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। धन्यवाद। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय।